अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टॉक्स विद डॉक्टर रहमान। साइंस के बारे में मशहूर है कि साइंस हक़ाइक़ से अख़ज़ किए गए इल्म का नाम है। यानी ये एक ऐसा इल्म है जो किसी की ज़ाती आरा पर मबनी नहीं बल्कि मुशाहिदे और तजुर्बात से अख़ज़ किया जाता है। साइंस की ये तारीफ़ खुद में इतनी कशिश रखती है कि कुछ लोग साइंस को हर मर्ज़ की दवा समझे बैठे हैं। साइंटिज़्म के शिकार इन अफ़राद के लिए इल्म के दूसरे ज़राए बिल्कुल अहमियत नहीं रखते। मगर दूसरी तरफ फेराबेंट जैसे फ़िलॉसफ़र्स के लिए साइंसी तरीक़ाकार में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसे दूसरे उलूम से मुमताज़ करे। उनकी नज़र में साइंस एक जदीद मज़हब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें साइंसी नज़रियात का चुनाव इनफ़रादी ख्वाहिशात के ताबे है। ये दोनों मौक़िफ़ एक दूसरे से 180 दर्जे मुखालिफ ज़ाविये पर खड़े हैं। इस तरह एक ग्रुप ऐसे लोगों का है जो हर उस चीज़ पर आँखें बंद करके यकीन करते हैं जिस पर साइंस का लेबल चस्पा कर दिया जाए, और दूसरा ग्रोह ऐसे लोगों का है जो अपनी पसंद-नापसंद की वजह से मियारी और मुस्तनद साइंस का इनकार कर देते हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी की भरमार साइंस की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है, तो दूसरी तरफ साइंस के नाम पर कायम खुदसाख्ता बयानियां जो मजहब से बेजार करने के लिए कायम किया जाता है मौजूद है। हम कैसे जान सकते हैं कि साइंस क्या है और सच्चाई की तलाश में ये किस हद तक हमारा साथ दे सकती है? कहाँ जाकर इसकी हदूद खत्म होती हैं? इन सब सवालों के जवाब फलसफे की एक शाख फिलॉसफी ऑफ साइंस फराहम करती है। मज़े की बात यह है कि फिलॉसफी ऑफ साइंस के बारे में भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग इस शोबे की अहमियत के बिल्कुल इनकारी हैं, और कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ इस शोबे की तहकीक और तदरीस में वक्फ कर रखी हैं। एक मशहूर साइंसदान रिचर्ड फाइनमैन का कहना है कि फिलॉसफी ऑफ साइंस इज एज यूजफुल टू साइंटिस्ट एज ऑर्निथोलॉजी इज टू बर्ड। ऑर्निथोलॉजी बायोलॉजी की उस शाख को कहते हैं जिसमें परिंदों का मुतालिया किया जाता है, और फाइनमैन कहते हैं कि फिलॉसफी ऑफ साइंस साइंसदानों के लिए ऐसे ही है जैसे कि ऑर्निथोलॉजी परिंदों के लिए। उनके कहने का मतलब ये है कि फिलॉसफी ऑफ साइंस हो या ना हो, साइंसदान अपना काम जारी रखते हैं। क्या ये बात सच है? क्या वाकई फिलॉसफी ऑफ साइंस एक गैर ज़रूरी इल्म है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम फाइनमैन की परिंदों वाली मिसाल को ही आगे बढ़ाएं, तो परिंदों को अगर ऑर्निथोलॉजी का फ़ायदा हो या ना हो, जो लोग परिंदों के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें ऑर्निथोलॉजी बहुत फ़ायदा देती है। इस तरह जो लोग साइंस के शोबे से बराह रास्त वाबस्ता नहीं और बाहर बैठकर साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए फिलॉसफी ऑफ साइंस अहम किरदार अदा करती है। वैसे फाइनमैन की बात साइंसदानों के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि जिस तरह परिंदे ऑर्निथोलॉजी से बेबहरा होने के बावजूद ऑर्निथोलॉजी के असूलों पर अमल कर रहे होते हैं, इसी तरह एक साइंसदान अपने शोबे में वज़ा किए गए असूल व ज़वाबित उस शोबे के म्यार मानने पर मजबूर होता है। ये असूल व ज़वाबित क्या हैं और इस शोबे में साइंस के लिए क्या म्यार अपनाया जाता है, ये हमें फिलॉसफी ऑफ साइंस बताती है। चुनांचे एक साइंसदान इन असूलों को फिलॉसफी ऑफ साइंस का नाम दे या ना दे, वो जाने-अनजाने में इन्हीं असूलों की पैरवी कर रहा होता है। आज की वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से असूल हैं जो साइंस को साइंस का दर्जा दिलाते हैं। ये वीडियो साइंस के तालिब-इल्मों के लिए तो फ़ायदेमंद होगी ही, लेकिन ऐसे लोग जो साइंस से बराह रास्त वाबस्ता नहीं, उनके लिए ये मौज़ूअ ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फिलॉसफी ऑफ साइंस आपको इस चीज़ का फ़ैसला करने में मदद देती है कि कौन सी चीज़ साइंस कहलाने के काबिल है, कौन सी नहीं। फिलॉसफी ऑफ साइंस एक ऐसा फ़िल्टर है जिसके ज़रिए मियारी साइंस को साइंसी लिबादे में पेश किए गए गलत तस्वुरात से अलग किया जा सकता है। किसी भी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो साइंस के तमाम शोबों पर गिरफ्त हासिल कर सके। ऐसे में अगर आप फिलॉसफी ऑफ साइंस से वाकफियत हासिल कर लें, तो ना सिर्फ साइंस के बिलावजह इनकार से बच सकेंगे, बल्कि साइंस के नाम पर फैलाई गई गलतफहमियों से भी बच सकेंगे। चलें मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन ये याद रहे कि इस वीडियो में फिलॉसफी ऑफ साइंस की दकीक गुत्थियों में उलझने की बजाय ये मौजू सिर्फ काफ़ी हद तक ही डिस्कस किया जाएगा। साइंसी तरीक़ाकार के लिए आमतौर पर 4 मराहिल बयान किए जाते हैं। आप किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं और उसके बारे में आपके ज़हन में सवालात पैदा होते हैं। आप इस मुशाहिदे की वज़ाहत के लिए कुछ मफ़रूज़े कायम करते हैं। अगले मरहले में आप ये देखना चाहते हैं कि ये कायम किए गए मफ़रूज़ाजात माज़ी के तस्लीम शुदा इल्म से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। साथ में अक़ली दलाइल के इस्तेमाल से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन मफ़रूज़ाजात में से कौन-सा मफ़रूज़ा या मफ़रूज़े मुशाहिदे की बेहतरीन वज़ाहत के काबिल हैं। तस्लीम शुदा इल्म और अक़ली दलाइल पर पूरा उतरने वाले मफ़रूज़ाजात के लिए नज़रिया का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगले मरहले में आप नज़रिए के इस्तेमाल से कोई ऐसी पेशगोई करने की कोशिश करते हैं जिससे तजुर्बात में परखा जा सके। जो नज़रिया जितनी ज़्यादा पेशगोई के काबिल हो, वो उतना ही बेहतरीन नज़रिया माना जाता है, और पेशगोई का तजुर्बात में पूरा उतरना नज़रिए पर मोहर तस्दीक सब्त कर देता है। याद रहे कि ये मराहिल साइंसी तरीक़ाकार का एक ख़ाका है। हकीकत में साइंस बहुत वुसअत इख्तियार कर चुकी है और मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ तरीक़ाजात इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आगे जाकर हम देखेंगे कि हम कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं बना सकते जो तमाम के तमाम शोबों में यकसा कारआमद हो। आइए अब इन मराहिल को तफ़सील से देखते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, साइंसी सफ़र में पहला मरहला मुशाहिदा है, यानी साइंस की बुनियाद मुशाहिदाती बयानात हैं। सवाल ये है वो कौन सी ख़ासियतें हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये
मुशाहिदात साइंसी इल्म की बुनियाद बनने के काबिल हैं। उसके लिए हम ये देखना चाहेंगे कि मुशाहिदाती बयानात के अख़ज़ करने में ज़ाहिरी आवाज़ का किरदार किस हद तक है और इस काम के लिए कितनी एहतियात अपनाई गई है। क्या ये मुशाहिदात मौदूई हैं या मारूज़ी? मतलब ये है कि ये मुशाहिदात किसी की इनफ़रादी राय पर मुनहसर तो नहीं हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इन मुशाहिदात को अख़ज़ करने वाले जानिबदार सोच के हामिल तो नहीं। ये जानने की ज़रूरत है कि क्या ये मुशाहिदाती बयानात इस काबिल हैं कि साइंसी इल्म को नाकाबिल तरदीद बुनियाद फ़राहम कर सकें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या मुशाहिदाती बयानात नज़रिया कायम करने से पहले अख़ज़ किए गए हैं और कहीं ये हक़ाइक़ नज़रिया के ऊपर कोई इन्हिसार नहीं करते। ये वो चंद ख़ासियतें हैं जो साइंस को अच्छी बुनियाद फ़राहम कर सकती हैं, लेकिन बदकिस्मती से अमली मैदान में ये ख़ासियतें पूरी होती नज़र नहीं आती। मुतअद्दिद मिसालों से ये बात वाज़ेह की जा सकती है कि एक ही जगह से एक ही जैसा मंज़र देखने के बाद भी दो मुशाहिदा करने वालों का इदराक मुख्तलिफ हो सकता है। इस बात की वज़ाहत के लिए माइकल पोलानी एक्स-रे और मेडिकल के तालिब इल्म की मिसाल देते हैं। शुरू में जब एक तालिब इल्म सीने के एक्स-रे फ़ोटोग्राफ का मुशाहिदा करता है, तो उसे सिर्फ़ पसलियाँ नज़र आती हैं। मगर कुछ हफ़्ते तक इस शोबे के माहिरीन को इस ग्राफ के बारे में बात करते हुए सुनने के बाद, वो तालिब इल्म इस काबिल हो जाता है कि एक्स-रे में मौजूद मुख्तलिफ बीमारियों की निशानियाँ पहचान सके। जैसे-जैसे उस तालिब इल्म का तजर्बा बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उसकी तवज्जो पसलियों की बजाय एक्स-रे में मौजूद तफ़सीलात की तरफ मरकूज़ हो जाती है। इसी शोबे में एक नए आने वाले शख्स के मुकाबले में इस शोबे के माहिर कारीगर की समझ-बूझ मुख्तलिफ होती है। इन तफ़सीलात की रोशनी में ये वाज़ेह हो चुका है कि किसी मुशाहिदे का इदराक आवाज़ के साथ-साथ मुशाहिद की ज़हनी हालत और इल्मी पस मंज़र पर भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुशाहिदे में आवाज़ की अहमियत नहीं रहती। मुशाहिद की ज़हनी हालत, उसके पुराने तजुर्बात और एहसासात, मुशाहिदात किस हद तक असरअंदाज़ होते हैं, ये अभी तक एक सवालिया निशान है। आवाज़ पर अख़ज़ किए गए मुशाहिदाती बयानात की अहमियत अपनी जगह मुसल्लमा है, लेकिन ऊपर की गई गुफ्तगू से ये बात काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि इस तरह अख़ज़ किए गए हक़ाइक़ इतने भी काबिल एतबार नहीं कि उन पर आँखें बंद करके यकीन कर लिया जाए। मशहूर ज़माना नावल शर्लॉक होम्स के मुसन्नफ़ सर आर्थर डॉयल से एक कौल मंसूब किया जाता है, जिसका मफ़हूम है कि हक़ाइक़ इकट्ठे करने से पहले किसी चीज़ के बारे में नज़रिया कायम करना एक बहुत बड़ी हमाकत है। इस तरह करने से आप लाशऊरी तौर पर हक़ाइक़ को नज़रिए के हक़ में डालना शुरू हो जाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि नज़रिए को हक़ाइक़ के मुताबिक डाला जाए। तमाम हक़ाइक़ इकट्ठे किए बगैर नज़रिया कायम कर लेना जानिबदारी का बाइस बन सकता है और आप इन तफ़सीलात को लाशऊरी तौर पर सरफ़ नज़र कर सकते हैं, जो आपके कायम करदा नज़रिए से मुताबिकत ना रखती हों। चुनांचे इस तरह हासिल किया गया इल्म शक व शुबहे से पाक नहीं हो सकता। नज़रिया कायम करने से पहले हक़ाइक़ इकट्ठे करना इंतहाई अहम है, लेकिन क्या ऐसा करना अमली तौर पर मुमकिन है? पीछे की गई गुफ्तगू से शायद आप खुद ही इस नतीजे पर पहुँच चुके हों कि ऐसा करना मुमकिन नहीं। ख़ास तौर पर साइंस के मैदान में तो ऐसा करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। हक़ाइक़ अख़ज़ करने के लिए एक ख़ास इल्मी पस-ए-मंज़र का होना ज़रूरी है, लेकिन ये इल्मी पस-ए-मंज़र हक़ाइक़ अख़ज़ करने में जानिबदारी का बाइस बन सकता है। इस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि अगर हक़ाइक़ अख़ज़ करने के लिए इस्तेमाल किए गए इल्मी पस-ए-मंज़र में कोई ख़ामी है, तो इन अख़ज़ करदा हक़ाइक़ में भी ख़ामी मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर एक वक़्त था जब ये मुशाहिदाती बयान कि ज़मीन साकिन है, एक तस्लीम-शुदा हकीकत माना जाता था, क्योंकि हम ज़मीन को हरकत करता हुआ महसूस नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं। जब हम ज़मीन से ऊपर उछलते हैं, तो हमारे नीचे मौजूद ज़मीन आगे की तरफ नहीं सिरकती, बल्कि हम ऐन उसी जगह वापस गिरते हैं जहाँ से छलांग लगाई हो। आज हम जानते हैं कि मुशाहिदाती बयान ज़मीन साकिन है, हमारे मुशाहदे के ऐन मुताबिक होने के बावजूद ठीक नहीं। तो वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम मुशाहिदे से गलत हकीकत अख़ज़ कर बैठे? अगर वजह पर बारीक बीनी से गौर करें, तो हमें पता चलता है कि यहाँ इल्मी पस-ए-मंज़र में ख़ामी हमारे आड़े आई। उस वक़्त ये समझा जाता था कि अगर ज़मीन साकिन नहीं, तो किसी जिस्म को हवा में उछालने के दौरान ज़मीन को हरकत करके आगे सिरक जाना चाहिए। नतीजतन हवा में उछाले जाने वाला जिस्म इस जगह से दूर गिरना चाहिए जहाँ से उसे उछाला गया हो। आज जमूद की ख़ासियत की बिना पर हम समझ सकते हैं कि ज़मीन की हरकत के बावजूद वो जिस्म ऐन उसी जगह पर क्यों गिरता है, जहाँ से उसे उछाला गया हो। अक्सरियत की नज़र में साइंस को एक ख़ास मुकाम इसलिए हासिल है क्योंकि ये हक़ाइक़ से अख़ज़ किया गया इल्म है। लेकिन मुशाहिदे का हवास के साथ-साथ ज़हनी हालत और इल्मी पस-ए-मंज़र पर इन्हिसार और मुशाहिदाती बयानात का नज़रिया पर इन्हिसार कुछ ऐसे अवामिल हैं जो मुशाहिदात में गलती के इम्कान पर दलालत करते हैं। खुशाइद बात यह है कि मुशाहिदाती बयानात का तफ़सीली जायज़ा लेकर मुमकिना ख़ामियों की निशानदही की जा सकती है और कुछ ऐसे इक़दामात उठाए जा सकते हैं जो इन मुमकिना ख़ामियों को ख़त्म या कम करने में हमारे मददगार साबित हों। इन इक़दामात की तफ़सील में जाए बगैर मुख्तसर तौर पर ये कहा जा सकता है कि मुशाहिदाती बयानात या हक़ाइक़ जिनकी बिना पर साइंस की इमारत खड़ी की जा सके, उन्हें लाज़मी तौर पर इस काबिल होना चाहिए कि इन बयानात को हवास के बराह रास्त इस्तेमाल से जाँचा जा सके।
मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद ही इन बयानात को साइंस की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ बराह रास्त से मुराद ये है कि मुशाहिदाती बयानात को परखने के लिए जो मेयार वज़ा किया गया है वो काबिल अमल हो और इसके नताइज मौदूई ना हो, यानी किसी की इनफरादी राय के ऊपर इन्हिसार ना करते हों। अगरचे हम ऐसे मेयार वज़ा कर सकते हैं कि मुशाहिदाती बयानात मारूज़ी हक़ाइक़ का दर्जा हासिल कर लें, लेकिन इसके बाद भी इस बात की ज़मानत नहीं दी जा सकती कि ये हक़ाइक़ जांच पड़ताल के नए मेयार पर पूरा उतरेंगे। कोई नहीं जानता कि आज के मारूज़ी हक़ाइक़ कल आने वाली मालूमात और नई टेक्नोलॉजी के बाद हक़ाइक़ ही रहेंगे। इन हक़ाइक़ के मुस्तक़बिल में गलत साबित होने के इम्कानात बहरहाल मौजूद रहते हैं। कौन नहीं जानता कि माज़ी में हकीकत समझाना जाने वाला मुशाहिदाती बयान ज़मीन साकिन है, नई मालूमात और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर गलत साबित हो चुका है। मुशाहिदाती बयानात को और ज़्यादा काबिल एतमाद बनाने के लिए अगला कदम ये उठाया जा सकता है कि हम मुशाहिदाती बयानात की सच्चाई जानने के लिए तजर्बात वज़ा करें। याद रखें कि यहाँ बात मुशाहिदाती बयानात की हो रही है। आमतौर पर साइंसी इल्म में तजर्बात की बात मफरूज़े या नज़रिए की तजर्बाती तस्दीक के लिए की जाती है और मुशाहिदाती बयानात की सच्चाई परखने के लिए तजर्बात की अहमियत को इतना वाज़ेह नहीं किया जाता। लेकिन अगर कुछ तजर्बात करके मुशाहिदात पर हमारा यकीन पुख्ता होता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? आखिरकार इन बयानात की बुनियाद पर ही तो हमने साइंस की इमारत खड़ी करनी है। कुदरत में मौजूद अक्सर अवामल एक से ज़्यादा अनासर पर इन्हिसार करते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि फ़लाँ अमल किसी अंसर पर किस हद तक इन्हिसार करता है, ऐसा हम तब तक नहीं कर सकते जब तक बाकी तमाम अनासर के असरात ख़त्म या मुमकिना हद तक कम ना कर दिए जाएँ। ज़ाहिर है इन असरात को ख़त्म करने के लिए हमें कुदरती अमल में मुदाखलत करना होगी और इसी मुदाखलत का नाम तजर्बा है। मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं कि कुदरत में मौजूद अवामल जो हमें मुशाहिदाती हक़ाइक़ अख़ज़ करने में कारआमद साबित हों, उनकी वज़ाहत के लिए ज़रूरी है कि कुदरती अवामल में मुदाखलत करके सिर्फ़ उसी अंसर के असर का मुशाहिदा किया जाए जिसका हम मुतालिया करना चाहते हैं, और बाकी अनासर जो वक़्ती तौर पर हमारे मुतालिया में शामिल नहीं, उनका असर कम से कम कर दिया जाए। ऐसा करने से हमारे मुशाहिदाती बयानात का मेयार काबिल ज़िक्र हद तक बढ़ जाएगा और इनमें मौजूद ख़ामियों से छुटकारा हासिल करने में मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पर अरस्तू के ज़माने में ये समझा जाता था कि भारी अजसाम हल्के अजसाम के मुकाबले में ज़्यादा रफ़्तार से नीचे गिरते हैं। आज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। आप अगर 2 मुख्तलिफ़ कमियत वाले अजसाम को किसी ख़ास बुलंदी से एक साथ नीचे गिराएँ, तो वह बेवक़्त ज़मीन से टकराएँगे। आप में से कुछ लोग मेरे साथ इख्तिलाफ़ करके ये दावा कर सकते हैं कि अगर एक कागज़ और एक क्रिकेट बॉल को इकट्ठे गिराया जाए, क्रिकेट बॉल ज़मीन तक जल्दी पहुँच जाएगी। हम दोनों में से किसका मुशाहिदाती बयान ठीक है? इस बात का इन्हिसार इस चीज़ पर है कि हम किस अमल का मुतालिया कर रहे हैं। किसी चीज़ के ज़मीन तक के सफ़र में हवा की रगड़ और कशिशे शकल यानी ग्रेविटी जैसे अवामल इस सफ़र को मुतासिर कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये मुतालिया करना चाहते हैं कि ग्रेविटी इस सफ़र को किस तरह मुतासिर कर रही है, तो ऐसा करने वाले जिस्म पर हवा की रगड़ के असर को ज़ाइल करके ही किया जा सकता है। आम हालात में अगरचे हमारा मुशाहिदा यही होगा कि क्रिकेट बॉल कागज़ से ज़्यादा तेज़ रफ़्तार के साथ ज़मीन की तरफ गिरेगी, लेकिन अगर किसी तरह हम हवा के असर को ख़त्म कर दें, तो हमारे मुशाहिदे में खातिर ख्वाह बेहतरी आ सकती है। यही वो काम है जो गलीलियो ने कुछ सदियाँ पहले करके ये बताया था कि मुख्तलिफ़ कमियत वाले अजसाम एक जैसी रफ़्तार के साथ ज़मीन की तरफ गिरते हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि मुशाहिदाती बयानात अख़ज़ करने के लिए महज़ हवास पर इन्हिसार करने के बजाय मुख्तलिफ़ इक़दामात से इन बयानात की साख़ बेहतर बनाई जा सकती है। इन इक़दामात में काबिल ज़िक्र इक़दाम तजर्बा है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे अवामल हैं कि तजर्बात के बाद भी मुशाहिदाती बयानात में गलती के इम्कान बरकरार रहते हैं। अगर आप तजर्बा करने में मुनासिब एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाते, अगर आप दूसरे अनासर की मुमकिना मुदाखलत कम नहीं कर पाते या मुदाखलत का सही अंदाज़ा लगाने में गलती करते हैं, जिन आलात को इस्तेमाल करते हुए पैमाइश की जा रही है, उनकी सही पैमाना बंदी नहीं करते या उनके काम करने के असूल में कोई ख़राबी है, तो ये और इस तरह के बहुत सारे अनासर तजर्बे के नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। चुनांचे इन तजर्बात की बुनियाद पर अख़ज़ किए गए मुशाहिदाती बयानात या हक़ाइक़ गलत हो सकते हैं। एक और अहम चीज़ जो हक़ाइक़ में गलती का बाइस बन सकती है, वो तजर्बात का नज़रियात पर इन्हिसार करना है। शुरू में साइंस की तारीफ़ हमने इस तरह की थी कि साइंस हक़ाइक़ से अख़ज़ किए गए इल्म का नाम है, लेकिन अब तक की गुफ्तगू तनाज़ुर में हम इस तारीफ़ को थोड़ा-सा बेहतर करके यूँ लिख सकते हैं कि हक़ाइक़ को वज़ा करने के बाद ऐसे नज़रियात तश्कील देना जो इन हक़ाइक़ पर पूरा उतर सके, साइंस कहलाता है। अगला सवाल ये है कि ये नज़रियात किस तरह तश्कील दिए जा सकते हैं? सबसे बेहतरीन चीज़ जो इस काम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है इस्तख़राजी इस्तदलाल यानी डिडक्टिव लॉजिक। बदकिस्मती से इस्तख़राजी इस्तदलाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, इस बारे में बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिडक्टिव लॉजिक या इस्तख़राजी इस्तदलाल
होता क्या है। उसे समझने के लिए दरसी किताब वाली तारीफ पर मगजमारी करने के बजाय हम चंद मिसालों से डिडक्टिव लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। पहली मिसाल देखें, इसमें एक जुमला है कि फिजिक्स की तमाम किताबें दिलचस्प हैं। दूसरा जुमला है कि ये एक फिजिक्स की किताब है और तीसरा जुमला है कि ये किताब भी दिलचस्प है। यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर पहले दो जुमले ठीक हैं तो इसका मंतकी नतीजा ये है कि तीसरा जुमला भी लाजमन ठीक होना चाहिए। इस तरीके से नताइज अखज़ करने को इस्तखराजी इस्तदलाल या डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं। गरचे हकीकत तक पहुँचने के लिए ये तरीका गलती से मुबर्रा है, लेकिन साइंसी तरीक़ाकार में इसे मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि पहले जुमले की तरह के मुशाहदाती बयानात हासिल नहीं किए जा सकते। हम कभी भी ये दावा नहीं कर सकते कि फ़िज़िक्स की तमाम किताबें दिलचस्प होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स की अक्सर किताबें दिलचस्प हैं। चुनांचे नॉर्मल हालात में सूरत-ए-हाल ये होती है कि फ़िज़िक्स की अक्सर किताबें दिलचस्प हैं, ये एक फ़िज़िक्स की किताब है, ये किताब भी दिलचस्प है। पहली मिसाल में जहाँ हम 100% एतमाद के साथ मंतकी नतीजा अख़ज़ कर सकते थे कि ये किताब भी दिलचस्प है, वहाँ इस मिसाल में पहले 2 जुमलों के ठीक होने के बावजूद तीसरे जुमले के बारे में हम 100% एतमाद से नहीं कह सकते कि तीसरा जुमला भी ठीक है। फ़िज़िक्स की अक्सर किताबें दिलचस्प होने के बावजूद ये हो सकता है कि तीसरे जुमले में जिस किताब का ज़िक्र है, वो फ़िज़िक्स की उन चंद किताबों में से हो जो गैर दिलचस्प होती हैं। देखा जाए तो साइंस में हमारे पास मुशाहिदाती बयानात इसी तरह के होते हैं। सूरत-ए-हाल को समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। दीवार पे बैठे कौवे का रंग काला है, एंटीना पे बैठे कौवे का रंग भी काला है, वो जो कौवा उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसका रंग भी काला है। ऊपर वाले जुमलों की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि अभी तक मुशाहिदा किए गए तमाम कौवे काले होते हैं। चुनांचे हम ये कानून बनाने की कोशिश करते हैं कि तमाम कौवे काले रंग के होते हैं। इस तरह नताइज अखज़ करने के अमल को इस्तक़राई इस्तदलाल या इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। डिडक्टिव लॉजिक के बरअक्स इस तरीक़ा इस्तदलाल में 100% एतमाद के साथ नताइज अखज़ करना मुमकिन नहीं। कौवे वाली मिसाल में हो सकता है कि आप जिस इलाके में मुशाहिदा कर रहे हैं, वहाँ कौवे काले रंग के हों, मगर किसी और बरे-आज़म में सफ़ेद रंग के कौवे भी पाए जाते हों। बर्ट्रैंड रसेल इस चीज़ की वज़ाहत के लिए एक फ़ील मुर्ग़ की मिसाल देते हैं। इस मिसाल को मैं अपनी सक़ाफ़त के हिसाब से तब्दील करके बयान कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने एक बकरा पाल रखा है जिसे आप बकरीद पर कुर्बान करना चाहते हैं। आप रोज़ फ़जर के वक़्त उसे चारा डालते हैं। बकरा तकरीबन 1 साल तक रोज़ाना ये मुशाहिदा करता है। इस मुशाहिदे से बकरा ये नतीजा अख़ज़ करता है कि हर रोज़ फ़जर के वक़्त उसे चारा मिलेगा, लेकिन ईद वाले दिन बकरे को चारा देने के बजाय ज़िबा कर लिया जाता है। तो बकरे का इस्तदलाल कि रोज़ फ़जर के वक़्त उसे चारा मिलेगा, गलत साबित हो जाएगा। ये एक बेहतरीन मिसाल है जो साबित करती है कि बहुत सारे मुशाहिदात ठीक होने के बावजूद भी गलत नताइज का बाइस बन सकते हैं। चुनांचे चंद मख़सूस हक़ाइक़ से अमूमी नताइज अख़ज़ करना गलती का बाइस बन सकता है। जब हमने ये देख लिया कि इंडक्टिव लॉजिक हमेशा 100% काबिल एतबार नताइज नहीं दे सकती, तो सवाल ये है कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे इंडक्टिव लॉजिक की साख को बेहतर बनाया जा सकता है। इस ज़मन में दर्ज झैल नुकात हमारे काम आ सकते हैं। पहला नुकता ये कि वो मुशाहिदात जिनकी बुनियाद पर अमूमी नताइज अख़ज़ किए जा रहे हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कर दी जाए। ना सिर्फ तादाद बहुत ज़्यादा कर दी जाए, बल्कि ये मुशाहिदात मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में दोहराए जाएँ और आखिर में ये देखा जाए कि इन सब मुशाहिदात में कोई एक भी मुशाहिदा बाकी मुशाहिदात से मुतसादिम ना हो। अगरचे ऊपर वाली शराइत इंडक्टिव लॉजिक को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती हैं, लेकिन इन शराइत के बारे में कुछ चीज़ें अभी तक वज़ाहत तलब हैं। जैसे कि मुशाहिदात की तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कितनी ज़्यादा? 1000, 10,000, लाख, इस बारे में किसी नंबर पर मुत्तफ़िक होना मुमकिन नहीं। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हालात की शर्त में किन ज़वाबित के तहत हम एक हालत को दूसरी हालत से मुख्तलिफ़ कह सकते हैं। अगरचे ये शराइत वज़ाहत तलब है, लेकिन इंडक्टिव लॉजिक में इन शराइत के वज़ाहत तलब होने से ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि इंडक्टिव लॉजिक को किस बुनियाद पर ठीक माना जाए। 2 चीज़ें जिनकी बुनियाद पर किसी चीज़ के सही या गलत होने का फ़ैसला किया जा सकता है, वो है अक़ली दलाइल यानी डिडक्टिव लॉजिक या फिर पुराने तजुर्बात यानी इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर एक ही सूरत बचती है कि हम पुराने तजुर्बात की मदद से फ़ैसला करें कि इंडक्टिव लॉजिक ठीक है या नहीं। तो सूरत-ए-हाल कुछ इस तरह होगी कि फ़लाँ मौका के ऊपर इंडक्टिव लॉजिक कामयाब रही, फ़लाँ मौका पर भी इंडक्टिव लॉजिक कामयाब रही और फ़लाँ मौका पर भी इंडक्टिव लॉजिक कामयाब रही। चूँकि इंडक्टिव लॉजिक बहुत ज़्यादा मौके पर कामयाब रही, इसलिए हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि ये हमेशा कामयाब रहेगी।
आप देख सकते हैं कि इस सिक्के से इंडक्टिव लॉजिक को ठीक साबित करना बजाते खुद इंडक्टिव लॉजिक है। दूसरे लफ्जों में हम इंडक्टिव लॉजिक को इंडक्टिव लॉजिक की बुनियाद पर ठीक साबित कर रहे हैं। ये हम सर्कुलर रीजनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूं महसूस होता है कि हम एक बंद गली में पहुंच चुके हैं। काइक से इल्म खर्च करने का सफर इंडक्टिव लॉजिक के ऊपर आकर रुकता हुआ महसूस होता है। इस सफर को जारी रखने के लिए हमें म्यार से समझौता करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। हम साइंसी इल्म के मुतलिक सच्चा होने की बजाय साइंसी इल्म की सच्चाई के इम्कानात पर बात कर सकते हैं। यानी बजाय इसके कि हम ये कहें कि फलां दावा लाजमी तौर पर सच है, हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा शाहिद की बुनियाद पर हमारे दावे के ठीक होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अगरचे हम काफ़ी कोशिश कर चुके कि इंडक्टिव लॉजिक की इफादियत साबित कर सकें, लेकिन हर बार हमें किसी न किसी मसले का सामना करना पड़ रहा है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि इंडक्टिव लॉजिक में मौजूद खामियों से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। अब हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं। एक तो ये कि इंडक्टिव लॉजिक को बेहतर करने के लिए किसी नए ज़रिए की तलाश की जाए, या फिर दूसरा ये कि हम इंडक्टिव लॉजिक को एक साइड पे रखकर किसी दूसरे तरीके को तलाश करें। पहले ऑप्शन से वक्ती तौर पर हम सरफ़े नज़र करते हुए दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। कार्ल पॉपर को फाल्सिफिकेशनिज्म का बानी कहा जाता है। वो खुद ये बताते हैं कि किस तरह वो इस शहर से बाहर निकले कि साइंसी इल्म एक ख़ास मुकाम रखते हैं। उनके मुताबिक फ्रीडियन और मार्क्सिस्ट के नज़रियात ने उन्हें शक में मुब्तला किया, क्योंकि ये नज़रियात ऐसे थे कि इन्हें किसी भी तरह गलत साबित नहीं किया जा सकता था। इन नज़रियात में इतनी लचक है कि उनके ज़रिए किसी भी मुशाहदे की वज़ाहत की जा सकती है। ऐसा ज़ाहिर होता है कि इन नज़रियात को बहुत सारे मुशाहदात की हमायत हासिल है और ये बहुत ताकतवर नज़रियात हैं, लेकिन हकीकत में ये किसी भी चीज़ की वज़ाहत करने से कासिर हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को मुस्तरद करने की सलाहियत नहीं रखते। यहाँ हम आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की मिसाल देखते हैं। जनरल रिलेटिविटी की ये पेशगोई थी कि अगर ये नज़रिया ठीक है तो सूरज के नीचे मौजूद तारों की रोशनी जब सूरज के पास से गुजरेगी तो इसमें से इतने ज़ाविये का खम आना चाहिए। ये एक ऐसी पेशगोई है जिसे बआसानी जाना जा सकता है। अगर ये पेशगोई गलत साबित हो जाए तो जनरल रिलेटिविटी गलत साबित हो जाएगी। सर कार्ल पॉपर इस नतीजे पर पहुंचे कि साइंसी नज़रियात में ये खासियत होनी चाहिए कि उनकी पेशगोइयों के ज़रिए उनके सही या गलत होने का फैसला किया जा सके। इस नुक्ता नज़र की खासियत ये है कि ये इंडक्टिव लॉजिक के ऊपर इन्हिसार नहीं करता। इसलिए इसमें वो खामियां भी मौजूद नहीं जिन से हमें इंडक्टिव लॉजिक की सूरत में वास्ता पड़ता है। इस सिक्का में एक फ़ायदा ये है कि इंडक्टिव लॉजिक को हम इस्तेमाल करते हुए मुशाहदाती बयानात से आलमगीर बयानात अख़ज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़लाँ वक़्त पर फ़लाँ जगह सफ़ेद कौवा देखा गया। इससे हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि तमाम कौवे काले नहीं होते। यहाँ हम साइंस के लिए एक म्यार वज़ा कर सकते हैं कि मुशाहदे की वज़ाहत के लिए जो भी मफ़रूज़ा कायम किया जाए, उसमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि उसे सही या गलत साबित किया जा सके। इस नुक्ते की मज़ीद वज़ाहत के लिए हम एल्डर के नज़रिए को देखते हैं। इस नज़रिए का एक बुनियादी नुक्ता ये है कि इंसान के अमाल एहसास कमतरी के नतीजे में अंजाम पाते हैं। मसलन एक आदमी नहर के किनारे खड़ा देखता है कि एक बच्चा नहर में डूब रहा है। इस आदमी का रद्द-ए-अमल 2 तरह से हो सकता है। वो बच्चे को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा सकता है, या बाहर खड़ा बच्चे के डूबने का इंतज़ार कर सकता है। अगर वो आदमी बच्चे को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा देता है, तो इस सूरत में एल्डर के नज़रिए से इसकी वज़ाहत इस तरह होगी कि आदमी ने नहर में छलांग इसलिए लगाई क्योंकि वो एहसास कमतरी का शिकार था और बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए वो अपना आप मनवाना चाहता था। अगर वो आदमी बच्चे को नहीं बचाता, तो एल्डर के नज़रिए के हामी ये दावा कर सकते हैं कि ये आदमी अपनी जिस्मानी सलाहियतों के बारे में एहसास कमतरी का शिकार था, इसलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि नहर में छलांग लगा सके। गर्ज़ ये है कि अगर आपका कायम करदा मफ़रूज़ा या नज़रिया इतना लचकदार है कि वो हर तरह के नताइज पर ठीक रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये नज़रिया फ़ाल्सिफ़ाएबल नहीं है, यानी इसके सही या गलत होने का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। किस्मत का हाल बताने वाले और सियासतदान इस तरह के अल्फाज का चुनाव करते हैं कि सूरत-ए-हाल जो भी हो, उनका बयान गलत साबित नहीं हो पाता। साइंसी तरीके में फ़ाल्सिफ़िकेशन अहम किरदार अदा करती है। आप मुशाहिदा करते हैं, उसकी वज़ाहत के लिए आप एक नज़रिया बनाते हैं। इस नज़रिए की पेशगोई को तजुर्बात की कसौटी में परखते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के हालात में ये पेशगोई ठीक साबित होती है। आप इस नज़रिए को इस वक़्त का बेहतरीन नज़रिया तस्लीम कर लेते हैं। फिर कोई नया मुशाहिदा आता है जिस पर ये नज़रिया पूरा नहीं उतरता। आप फिर मफ़रूज़े से शुरू करते हैं और सारे मराहिल दोहराते हैं। एक नया नज़रिया बनता है जो पुराने नज़रिए की जगह ले लेता है। इस तरह तरक्की का ये सफ़र
चलता रहता है। पुराने नज़रिए को नए नज़रिए से तब्दील करने की कुछ शराइत हैं, जिनमें सबसे अहम ये है कि नया नज़रिया फ़ाल्सिफ़ाएबल होने के साथ-साथ किसी ऐसे अमल की पेशगोई करे जो इस नज़रिए से पहले मौजूद नज़रियात ने ना की हो। मिसाल के तौर पे कशिश शकल की वज़ाहत के लिए न्यूटन के कानून तजाज़ुब यानी ग्रेविटेशनल लॉ को आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से तब्दील किया गया। क्या वजह है कि लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन को छोड़कर आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को कबूल किया? जनरल रिलेटिविटी की खासियत ये थी कि ये कुछ नए अवामिल की पेशगोई करने के काबिल थी, जिनके ज़रिए इस नज़रिए को फ़ाल्सिफ़ाई किया जा सकता था। अगर जनरल रिलेटिविटी भी सिर्फ उन्हीं मुशाहिदात की वज़ाहत करती जिनकी वज़ाहत न्यूटन के ग्रेविटेशनल कानून से हो चुकी थी, तो जनरल रिलेटिविटी को एक बेहतर नज़रिए के तौर पर तस्लीम ना किया जाता। बड़े अजसाम की कमियत के ज़ेर असर स्पेस टाइम में खलल की वजह से रोशनी का सीधी लाइन में सफ़र ना करना और इस तरह के कुछ और नए अवामिल की पेशगोई की बुनियाद पर जनरल रिलेटिविटी के सच या झूठ का फैसला किया जा सकता था। फाल्सिफिकेशन किसी नज़रिए के ठीक या गलत होने का फैसला करने के लिए एक बहुत उम्दा हथियार है, लेकिन बाज़ दफ़ा अगर कोई नज़रिया गलत साबित हो जाए तो इस नज़रिए से मोहब्बत करने वाले इस नज़रिए के असूलों में तरमीम या इजाफा करके इस नज़रिए को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? बिल्कुल, आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। शर्त ये है कि नज़रिए के तरमीम शुदा या नए शामिल किए गए असूल की ये ख़ासियत होनी चाहिए कि इसको अलग से सही या गलत साबित किया जा सके। अगर नज़रिए में तरमीम इस तरह की जाती है कि तरमीम शुदा या नए शामिल किए गए असूलों की अलग से जाँच पड़ताल नहीं की जा सकती, तो इस तरमीम या इज़ाफ़े को एड हॉक असम्पशन कहा जाता है। एक मिसाल देखते हैं। आप एक नज़रिया कायम करते हैं कि गंदम की रोटी जिस्म की नशो-नुमा करती है। और आप ये उम्मीद करते हैं कि रोटी खाने के बाद आपका जिस्म ताकतवर होना चाहिए। एक दिन ऐसा होता है कि फैसलाबाद के किसी रेस्टोरेंट में रोटी खाने के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो ज़ाहिर है आपका नज़रिया गलत साबित हो जाएगा। अब आप अपने नज़रिए को बचाने के लिए इसमें ये तरमीम कर देते हैं कि फैसलाबाद के फ़लाँ रेस्टोरेंट की रोटी के अलावा बाकी तमाम रोटियाँ जिस्म की नशो-नुमा करती हैं। ये नज़रिया तरमीम से पहले सही या गलत साबित किया जा सकता था। अब भी इसको सही या गलत साबित किया जा सकता है, लेकिन तरमीम के बाद इसको सही या गलत साबित कर सकने की सलाहियत में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुआ। इस तरह इस नज़रिए में की गई तरमीम एक एड हॉक असम्पशन है। एक अच्छे नज़रिए की पहचान ये है कि अगर किसी मुशाहदे की बुनियाद पर वो गलत साबित होता है, तो इसको बचाने के लिए एड हॉक असम्पशंस ना की गई हों। अलबत्ता कोई आपको अपने नज़रिए में इज़ाफ़ा या तरमीम करने से नहीं रोक सकता। अगर आप तरमीम या इज़ाफ़ा इस तरीके से करें कि इज़ाफ़ा या तरमीम शुदा असूल को अलहदा से सही या गलत साबित किया जा सके, तो नज़रिए में इस तरह से किया गया इज़ाफ़ा मुआवन असम्पशन कहलाएगा। इस नुक्ते को समझने के लिए हम अपनी रोटी वाली मिसाल पर वापस जाते हैं। आपने मुशाहिदा किया था कि फैसलाबाद के मखसूस रेस्टोरेंट की रोटी बीमार करने का बायस बनती है। आप इस सिलसिले में थोड़ी-सी तगो-दो करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आपको पता चलता है कि यहाँ सफाई-सुथराई का इंतज़ाम इतना ज़्यादा नहीं, जिसकी वजह से आटे में फंजाई नमूदार हो जाती है। इस मुशाहिदे के बाद आप अपने पहले वाले नज़रिए में इस तरह तरमीम करते हैं कि तमाम रोटियाँ जिस्म की नशो-नुमा करती हैं, सिवाय इन रोटियों के जो फंजाई वाले आटे से बनाई गई हों। नज़रिए में की गई ये तरमीम बिल्कुल जायज़ है। ये आपको मौका फ़राहम करती है कि आप तरमीम शुदा असूल को अलहदा से जान सकें कि वो ठीक है या नहीं। इस तरह की गई तरमीम मुआवन असम्पशंस की एक मिसाल है। साइंसी तरीक़ाकार में एड हॉक असम्पशंस की हौसला शिकनी की जाती है और मुआवन असम्पशंस की हौसला अफ़ज़ाई की जाती है। इस तरीक़ाकार में पेशगोइयों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ऐसे नज़रियात जो ज़्यादा पेशगोइयों की सलाहियत रखते हैं, अच्छे तसव्वुर किए जाते हैं। ज़्यादा प्रेडिक्शंस का मतलब ये नहीं कि एक ही तरह की प्रेडिक्शन मुख्तलिफ मुशाहदात में देखी जाए। मिसाल के तौर पर आप, मैं, हम सब जब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो सुनते हैं, टीवी देखते हैं, तो हम सब मैक्सवेल के नज़रिए की तस्दीक कर रहे होते हैं। हर्ट्ज़ ने भी इन्हीं लहरों का मुशाहदा किया था। हमारे और हर्ट्ज़ के केस में दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर्ट्ज़ इस दरियाफ्त के लिए मशहूर हैं, लेकिन हमारी ये तस्दीक कोई अहमियत नहीं रखती। फ़ाल्सिफ़िकेशन में हम इस्तिखराजी इस्तेदलाल यानी डिडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल करके नज़रियात को जाँचने की कोशिश करते हैं और अगर वो गलत हों, तो उन्हें गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन क्या ये नज़रियात हतमी तौर पर ठीक हैं या सिर्फ़ ये कहा जा सकता है कि इन नज़रियात के ठीक होने के इम्कानात हैं? इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं, इसलिए वक़्ती तौर पर हम सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि फ़ाल्सिफ़िकेशन के ज़रिए एक पुराने नज़रिए को नए और बेहतर नज़रिए से तब्दील करके साइंस में तरक्की का सफ़र जारी रखा जा सकता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि मुशाहदात के ज़रिए डिडक्टिव लॉजिक इस्तेमाल करते हुए साइंसी कवानीन या नज़रियात अख़ज़ करना मुमकिन नहीं, लेकिन आप सिर्फ़ एक मुशाहदे के ज़रिए डिडक्टिव लॉजिक इस्तेमाल करते हुए किसी कानून को गलत साबित कर सकते हैं। सादा अल्फ़ाज़ में हम हज़ार काले कौवों का मुशाहदा करने के बाद भी ये साबित नहीं कर सकते कि तमाम कौवे काले होते हैं।
लेकिन हम एक सफ़ेद कौवे के मुशाहदे के बाद इस कानून को गलत साबित कर सकते हैं कि तमाम कौवे काले होते हैं। देखने में ये बात जितनी सादा लग रही है, इतनी सादा है नहीं। आप एक ख़ास मुशाहदे के ज़रिए ये साबित कर सकते हैं कि फ़लाँ नज़रिया या कानून गलत है। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके मुशाहदे में कोई ख़राबी हो और नज़रिया दुरुस्त हो। अकेले डिडक्टिव लॉजिक के ज़रिए ये बताना मुमकिन नहीं कि मुशाहिदा गलत है या नज़रिया। चुनांचे ऐसी सूरत-ए-हाल भी पैदा हो सकती है, जहाँ आप मुशाहिदे को नज़रिए के हक़ में मुस्तरद कर देते हैं। फ़िज़िक्स की मिसाल से ही कुछ मिसालें देखते हैं। कोपरनिकस के नज़रिए की पेशगोई ये थी कि ज़मीन पर खड़े होकर अगर साल के मुख्तलिफ़ औक़ात में सियारों का मुशाहिदा किया जाए, तो उनके साइज़ में तब्दीली आनी चाहिए। इस प्रेडिक्शन को जब सादा इंसानी आँख से देखा गया, तो साल के मुख्तलिफ़ औक़ात में सियारों के साइज़ में कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र नहीं आई। ये मुशाहिदा कोपरनिकस के नज़रिए को गलत साबित करने के लिए काफ़ी था, लेकिन इस मुशाहिदे के बावजूद कोपरनिकस के नज़रिए को मुस्तरद नहीं किया गया। और फिर जब टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और दूरबीन ईजाद हुई, तो कोपरनिकस के नज़रिए की पेशगोई सच साबित हुई। आप एक सफ़ेद कौवे के मुशाहिदे से ये साबित कर सकते हैं कि तमाम कौवे काले नहीं होते, लेकिन हकीकी साइंसी दुनिया में मुशाहिदाती बयानात इतने सादा नहीं होते। वो पेचीदा और तादाद में ज़्यादा हो सकते हैं। कोपरनिकस के नज़रिए वाली मिसाल से हम देख सकते हैं कि मुशाहिदा नज़रिए के मुताबिक ना होने के बावजूद नज़रिया ठीक हो सकता है। हम हमेशा ये दावा कर सकते हैं कि हमारा नज़रिया ठीक है, आपका मुशाहिदा गलत है। न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ को इस्तेमाल करते हुए जब यूरेनस के मदार की प्रेडिक्शन की गई, तो ये पेशगोई गलत साबित हो रही थी। लेकिन बजाय इसके कि न्यूटन के कानून को गलत समझा जाता, हमने एक नए सियारे यानी नेपच्यून की पेशगोई कर दी और हमने ये कहा कि अगर इस नए सियारे की कमियत इतनी हो और यूरेनस के मदार के हिसाब-किताब में इस कमियत के असर को भी शामिल किया जाए, तो यूरेनस का मदार हमारे मुशाहिदे के मुताबिक आ सकता है। वक़्त ने इस नए सियारे की पेशगोई को सही साबित किया और बजाय इसके कि हम अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर कानून को रद्द करते, इस नई पेशगोई के पूरा होने की वजह से न्यूटन के कानून पे हमारा एतबार और बढ़ा। इस गुफ्तगू के बाद आप जान चुके होंगे कि किसी मुशाहिदा के एक नज़रिया पर पूरा ना उतरने पर इस नज़रिए को रद्द कर देना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि हम कभी भी इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि मुस्तकबिल में होने वाली तरक्की इस मुशाहिदे को यकसर तब्दील कर सकती है। ये भी हो सकता है कि आप मामून तब्दीलियों के ज़रिए नज़रिए को मुशाहदात के हक़ में डाल लें। जब आप हकीकी साइंसी दुनिया में साइंसी इल्म अख़ज़ करने जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे अवामिल का ख़्याल रखना पड़ता है। एक नज़रिया मुतअद्दिद बुनियादी असम्पशन्स पर मुश्तमिल हो सकता है। इस नज़रिए में मुतअद्दिद मामून असम्पशन्स हो सकती हैं और फिर इसके ज़रिए पेशगोई करने के लिए आपको इनिशियल कंडीशंस की मालूमात चाहिए। मसलन सियारों के मदार की पेशगोई के लिए ये लाज़मी है कि इनकी मौजूदा पोज़ीशन मालूम हो। चुनांचे जब कोई ऐसा मुशाहिदा सामने आता है, जो आपके कानून या नज़रिए से मुताबिकत ना रखता हो, लाज़मी नहीं कि पूरा नज़रिया ही गलत हो, बल्कि बुनियादी या मामून असम्पशन्स में से कोई एक असम्पशन गलत हो सकती है या मुशाहिदे में कोई खराबी हो सकती है। चुनांचे फ़ाल्सिफ़िकेशन का तरीका पेचीदा नज़रियात के लिए उस तरह कारआमद नहीं रहता, जिस तरह सादा नज़रियात के लिए। इम्रे लाकाटोस ने सूरत-ए-हाल को वाज़ेह करने के लिए बहुत दिलचस्प फ़र्ज़ी मिसाल बयान की है। फ़र्ज़ करें कि आइंस्टाइन के दौर से पहले एक साइंसदान न्यूटन के कवानीन हरकत और कानून तजाज़ुब को इस्तेमाल करते हुए एक नए दरियाफ़्तशुदा फ़र्ज़ी सियारे एक्स का मदार मालूम करता है। इस सियारे के मदार का जब मुशाहिदा किया जाता है, तो वो इस साइंसदान की प्रेडिक्शन के मुताबिक नहीं आता। फ़ाल्सिफ़िकेशन के तरीक़ाकार के मुताबिक इस साइंसदान के पास 2 तरीके बचते हैं। या तो वो न्यूटन के कवानीन को गलत कह दे या फिर कोई मामून असम्पशन पेश करके मदार का हिसाब दोबारा करे। वो साइंसदान दूसरा रास्ता चुनता है और ज़रूरतमंदाना कदम उठाते हुए एक और नए सियारे X1 की पेशगोई कर देता है और वो ये कहता है कि ये बहुत छोटे साइज़ का ये सियारा पहले सियारे के मदार पर असरअंदाज़ हो रहा है। वो X1 की कमियत इस हिसाब से फ़र्ज़ करता है कि सियारे X का मदार मुशाहिदे के मुताबिक आ जाए। ये मामून असम्पशन फ़ाल्सिफ़िकेशन के तरीक़ाकार के ऐन मुताबिक है, क्योंकि इस नए फ़र्ज़ी सियारे X1 का मुशाहिदा करके इस मामून असम्पशन को सही या गलत साबित किया जा सकता है। चूँकि सियारे का साइज़ बहुत छोटा है, एक नई दूरबीन बनाई जाती है ताकि X1 का मुशाहिदा किया जा सके। अगर ये सियारा X1 दरियाफ़्त हो जाता है, तो न्यूटन के कवानीन के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। बदकिस्मती से ये सियारा नज़र नहीं आता। क्या किया जाए? वो साइंसदान चूँकि न्यूटन के कवानीन को बहुत पसंद करता है, इसलिए उन कवानीन को गलत कहने की बजाय वो एक नई मामून असम्पशन पेश कर देता है। इस सियारे के इर्द-गिर्द इस तरह के बादल हैं कि इस सियारे का दूरबीन से मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। अब ये मामून असम्पशन भी जायज़ है, क्योंकि हम बादलों का मुशाहिदा करके इसके सही या गलत होने का फ़ैसला कर सकते हैं। अगर ये बादल दरियाफ़्त कर लिए जाते हैं, तो न्यूटन के कवानीन पर एतमाद और बढ़ेगा। वो साइंसदान बहुत ज़्यादा फंडिंग का बंदोबस्त करके एक सैटेलाइट बनवाता है, जिसे इस सियारे के गिर्द मौजूद बादलों के मुशाहिदे के लिए भेज दिया जाता है।
बदकिस्मती से इस बार भी नताइज तवक्को के बरक्स आते हैं और सैटेलाइट बादलों का मुशाहदा नहीं कर पाता। क्या वो साइंसदान अब न्यूटन के कवानीन को गलत मान लेगा? नहीं, वो एक और मावन असम्पशन का इस्तेमाल करते हुए ये दावा कर देता है कि इस सियारे के गिर्द मौजूद मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड ने सैटेलाइट के आलात में गड़बड़ कर दी है, इसलिए बादलों का मुशाहदा नहीं किया जा सकता। ज़रूरी तरमीम के साथ एक नया सैटेलाइट भेजा जाता है जो इस मैग्नेटिक फील्ड को दरियाफ्त कर सके, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड भी दरियाफ्त नहीं होती। क्या अब वो साइंसदान न्यूटन के कवानीन को गलत मान लेगा या मावन असम्पशंस का ये सिलसिला चलता रहेगा? ऊपर वाली मिसाल से आप देख सकते हैं कि हर बार पेशगोई गलत साबित होने पर एक नई मावन असम्पशन इस्तेमाल की जा सकती है और नज़रिए को बचाया जा सकता है। हमारे पास कोई असूल ऐसा नहीं जिसे वजह करके हम फैसला कर सकें कि मावन असम्पशन का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है और कब मावन असम्पशन पेश करने की बजाय नज़रिए को गलत मान लेना चाहिए। फाल्सिफिकेशन के तरीक़ाकार का जब साइंसी तारीख के साथ मुआवजा किया जाता है तो वहाँ भी ये तरीका इतना कारआमद नज़र नहीं आता। न्यूटन के कानून जज़ाब की मिसाल ले लें यानी ग्रेविटेशनल लॉ की, तो इसके ज़रिए जब चाँद के मदार की पेशगोई की गई तो वो मुशाहिदे के मुताबिक नहीं आ रही थी। 50 साल बाद पता चला कि इसमें न्यूटन का कानून जज़ाब कसूरवार नहीं बल्कि वजह कुछ और है। इसी तरह बोहर का एटॉमिक मॉडल क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर इन्हिसार करता था, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हुए तवानाई खारिज करते-करते एक वक़्त न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। सादा अल्फाज में एक एटम ज़्यादा से ज़्यादा 10 की ताकत -8 सेकंड तक क़याम पज़ीर रह सकता है। ये पेशगोई भी हमारे रोज़मर्रा मुशाहिदे के खिलाफ थी, लेकिन बोहर का नज़रिया फिर भी कायम रहा, जिसे बाद में क्वांटम मैकेनिक्स ने सहारा दिया। कार्ल पॉपर के फाल्सिफिकेशन के तरीक़ाकार ने साइंसी और गैर साइंसी नज़रियात में फ़र्क करने के लिए एक बेहतरीन लाएहमल फ़राहम किया। इसके मुताबिक हर वो नज़रिया जिसे मुशाहिदात या तजुर्बात की बिना पर गलत साबित ना किया जा सके, गैर साइंसी या सूडो साइंस कहलाएगा। लेकिन इस्लाह अमल में मसला ये है कि इस म्यार पर ऐसे नज़रियात भी बआसानी पूरा उतर सकते हैं, जिनको आम तौर पर हम गैर साइंसी नज़रियात के ज़ुमरे में रखना चाहेंगे। एस्ट्रोलॉजी में कई दावे ऐसे होते हैं जिन्हें सही या गलत साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही कुछ दावे ऐसे भी हैं जिनको बआसानी सही या गलत साबित किया जा सकता है। एक नजूमी आपको कहता है कि अमावस की रात 10 बकरे ज़िबा करो तो 14वीं की रात महबूब आपके कदमों में होगा। ये दावा बआसानी सही या गलत साबित किया जा सकता है, लेकिन बिलफ़र्ज़ चाँद की 14वीं तारीख को आपका महबूब वाक़ई आपसे मिलने आ जाता है, तो क्या नजूमी के इस दावे को साइंसी दावा कहेंगे? इसी तरह कुछ इल्हामी पेशगोइयाँ मुशाहिदात की बुनियाद पर जाँची जा सकती हैं, तो क्या आप उन्हें साइंसी इल्म का दर्जा देंगे? यहाँ आप ये कह सकते हैं कि इस तरीके की हमायत के लिए नज़रियात ना सिर्फ़ इस काबिल होने चाहिए कि उन्हें सही या गलत साबित किया जा सके, बल्कि किसी मुशाहिदे की बुनियाद पर वो पहले ही गलत साबित ना हुए हों। लेकिन अब तक आप कई मिसालें ऐसी देख चुके हैं कि कुछ नज़रियात मुशाहिदे के मुताबिक ना होने के बावजूद कायम रहे। तो आखिर साइंस और सूडो साइंस में फ़र्क कैसे किया जा सकता है? अब तक हमारी कोशिश ये रही है कि साइंस की तारीख को सामने रखते हुए ये देख सकें कि साइंस ने किस तरह तरक्की की। हमने मुशाहिदा, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक और फाल्सिफिकेशन जैसे मराहिल की खूबियों और खामियों के बारे में तफसीली बात की। साइंसी तारीख पर अगर नज़र दौड़ाएं तो एक ख़ास पैटर्न नज़र आता है। ऐसे महसूस होता है कि साइंसी नज़रियात मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ढांचों में तकसीम रहे हैं। एक ढांचा न्यूटन के दौर से पहले का था, जिसमें फ़िज़िक्स के शोबे में अरस्तू के नज़रियात को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। वक़्त तब्दील हुआ, साइंसदानों ने न्यूटन के नज़रियात के मुताबिक फ़िज़िक्स का मुताला शुरू किया। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ मुशाहदात पर पूरा नहीं उतर पाई और नज़रिया इज़ाफ़ियत और क्वांटम मैकेनिक्स का दौर शुरू हुआ। तो कई मिसालें देख चुके हैं जो इस बात की वज़ाहत करती हैं कि मुशाहदात का इन्हिसार उस दौर में राइज नज़रियात पर होता है। इल्मी पस मंज़र तब्दील होने से मुशाहदे के नताइज तब्दील हो सकते हैं। यूनानियों के एटम की तारीफ देखें और आज का एटम का तसव्वुर, तो आप समझ सकेंगे कि नज़रिए में बेहतरी किस तरह एटम की तस्वीर बेहतर साबित करने में मददगार साबित हुई। कोहन के मुताबिक आम साइंसदान जिस चीज़ का मुताला करना चाहते हैं, उसकी तारीफ करके तजर्बात के ज़रिए नज़रियात वज़ा करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उन्हें ज़ाहिरी फाल्सिफिकेशन का सामना करना पड़ता है, यानी कोई पेशगोई किसी मुशाहिदे की वजह से रद्द हो जाती है। वो इसको मुआवन असम्पशंस के ज़रिए ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक वक़्त आता है कि चीज़ें काबू से बाहर हो जाती हैं, यानी बहरान पैदा हो जाता है। इस बहरान को दूर करने के लिए एक नया पैराडाइम वज़ा किया जाता है। साइंसदान आहिस्ता-आहिस्ता इस नए पैराडाइम में काम करना शुरू कर देते हैं। पुराना पैराडाइम मतरूक कर दिया जाता है। फिर इस पैराडाइम में इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है और इसकी जगह एक नया पैराडाइम आ जाता है और साइंस तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती रहती है। यहाँ को हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि किस तरह साइंस को गैर साइंस या सूडो साइंस से अलग किया जा सकता है।
ان کے مطابق سائنس کے ہر شعبے میں عام سائنسدان ایک پیراڈائم میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح عام سائنسدان اس شعبے کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ خاص اصولوں کے تحت ایک گروپ کی طرح کام کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو سائنس کو سوڈو سائنس سے الگ کرتی ہے۔ آپ سب ابھی تک پیراڈائم کی مکمل تعریف کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیراڈائم کچھ مخصوص اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان اجزاء میں سب سے ضروری واضح طور پر بیان کیے گئے بنیادی قوانین اور نظریاتی قیاسات ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹونین مکینکس، ویو آپٹکس اور کوانٹم مکینکس یہ اپنے آپ میں ایک مکمل پیراڈائم ہے، اس لیے یہ سائنس کہلا سکتے ہیں، جبکہ جدید عمرانیات پیراڈائم نہیں، اس لیے اسے سائنس نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں ہم سائنسدانوں کو بھی دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک گروہ کو ہم خاص سائنسدانوں کا گروہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو اس پیراڈائم کی تشکیل، اس کے بنیادی اصولوں اور نظریاتی قیاسات پر کام کرتا ہے، اور دوسرا گروہ عام سائنسدانوں کا ہے جو روزمرہ کے مسائل اس پیراڈائم کے اصولوں کے مطابق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹن ایک خاص سائنسدان تھا جس نے کلاسیکل میکینکس جیسے پیراڈائم وضع کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ اسی طرح میکس پلانک، شروڈنگر اور ڈراک وغیرہ خاص سائنسدان ہیں جنہوں نے کوانٹم میکینکس جیسے پیراڈائم کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالا۔ عام سائنسدان یہ فرض کرنے کے بعد کہ جس پیراڈائم میں وہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اس پیراڈائم کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں عام سائنسدان ایک طرح سے اس پیراڈائم کے معتقد ہوتے ہیں، وہ اس کے بلیورز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسٹرنگ تھیوری آج کل ایک بہت مشہور نظریہ ہے، لیکن اس کی تجرباتی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی۔ اس نظریے پر کام کرنے والے عام سائنسدان اس نظریے کو ٹھیک فرض کر کے اپنی ریسرچ کرتے ہیں کہ فزکس کے فلاں فلاں مسائل اس نظریے سے حل ہو رہے ہیں۔ ایک پیراڈائم میں کام کرنے والے عام سائنسدان اس پیراڈائم کی خوبیوں یا خامیوں پر کام نہیں کرتے، بلکہ وہ اس پیراڈائم کے ذریعے باقی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام سائنسدانوں کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ اس پیراڈائم کی باریکیوں پر غور کریں، لیکن جب ہزاروں سائنسدان اپنے ہر پیپر میں یہ بیان دیتے ہیں کہ اس فلاں نظریے کے ذریعے فلاں فلاں مسائل حل ہو رہے ہیں، تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ ہزاروں سائنسدان اس نظریے کو ٹھیک مان رہے ہیں۔ ادھر دوسری مثال میں سپر سمیٹرک نظریات کی دینا چاہوں گا۔ اسٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکل فزکس کے بعد ان تھیوریز کو فزکس کے بہترین نظریات کا درجہ حاصل ہے۔ یہ تھیوریز اسٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکل فزکس میں درپیش کئی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ 1970 سے لے کر اب تک ہزاروں سائنسدان ان تھیوریز پر کام کر چکے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تھیوریز ٹھیک ہیں؟ نہیں۔ سپر سمیٹرک نظریات ٹھیک ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ تجربات سے ہی ہو سکے گا۔ ہزاروں سائنسدانوں کے کسی ایک پیراڈائم میں کام کرنے کو اس پیراڈائم کی سچائی کے طور پر استعمال کرنا بیوقوفی ہے۔ ایک ماہر سپروائزر کے ماتحت کام کرتے ہوئے ایک عام سائنسدان اس پیراڈائم کے بنیادی طریقوں اور اصولوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے، اور پھر ان طریقوں اور اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے اس شعبے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس پیراڈائم پر مکمل اعتماد رکھتا ہے کہ اس پیراڈائم کے بنیادی اصول اور طریقے ان مسائل کے حل کے لیے کافی ہیں۔ اگر تمام سائنسدان عام سائنسدانوں کی طرح ہی کام کریں تو سائنس ایک ڈبے میں پھنس کے رہ جائے، یعنی وہ ایک پیراڈائم میں پھنس کے رہ جائے۔ عام سائنسدان جس پیراڈائم میں کام کرتے ہیں وہ دنیا کو اسی پیراڈائم کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پیراڈائم ہی مکمل حقیقت ہے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اب تک کا سب سے بہترین پیراڈائم ہے، کیونکہ آپ کوئی ایسے اصول وضع نہیں کر سکتے جو کسی ایک پیراڈائم کو دوسرے پیراڈائم پر برتر ثابت کر سکے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ کارل پوپر کے فالسیفیکیشن کے طریقے میں نظریے کا مشاہدے پر پورا نہ اترنا کئی وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ آپ نظریے کے بنیادی اصول، ڈاک ازمپشنز، حتیٰ کہ مشاہدے کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں۔ لاکاٹوس نے فالسیفیکیشن کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کوہن کے پیراڈائم اور فالسیفیکیشن کو ملا کر ریسرچ پروگرام کا تصور متعارف کروایا۔ لاکاٹوس کے مطابق سائنس کے تمام اصول ایک جیسا معیار نہیں رکھتے، کچھ اصول بنیادی نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ اصول اضافی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بنیادی اصول اس سائنسی پروگرام کا ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں اور اس پروگرام کی خصوصیات بناتے ہیں، جبکہ اضافی نوعیت کے اصول اس پروگرام کے لیے حفاظتی حصار کا کام دیتے ہیں۔ اس طرح لاکاٹوس انہیں پروٹیکٹیو بیلٹ کا نام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کلاسیکل میکینکس میں نیوٹن کے قوانین حرکت اور قانون تجاذب اس ریسرچ پروگرام کا بنیادی ڈھانچہ ہے، جبکہ ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے اگر کسی نظام کا مطالعہ کیا جا رہا ہے تو اس نظام کی ابتدائی حالت یعنی انیشل کنڈیشنز اور اضافی قیاسات اس کے پروٹیکٹیو بیلٹ میں شامل ہیں۔ اگر مطالعہ کرتے ہوئے آپ کی کوئی پیشگوئی یا مشاہدے یا تجربے سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کا قصوروار بنیادی ڈھانچے کی بجائے پروٹیکٹیو بیلٹ کو ٹھہرانا چاہیے۔
लाकाटोस के रिसर्च प्रोग्राम का बुनियादी तस्वर ये है कि सबसे पहले आप किसी प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा तश्कील देते हैं, फिर सादा सूरत से शुरू करते हुए आप ज़्यादा पेचीदा मसाइल की तरफ पेशकदमी करते हैं। इस दौरान अगर मुशाहिदे और नज़रिए के दरमियान कोई ज़ाहरी तसादम नज़र आए तो आप प्रोटेक्टिव बेल्ट में तब्दीली या अजाफी क़यासात मुतारिफ करवाकर इस रिसर्च प्रोग्राम को फलने फूलने का मौका देते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूटन ने कानूनी तजाज़ब अखज़ करने के बाद सादा कदम उठाते हुए उन्हें एक सियारे जो कि सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहा है पर लागू किया। जब वो ज़रूरी रियाज़ियाती ढांचा तश्कील दे चुका तो फिर सियारे के मुतल्लिक़ बाकी तफ़सीलात उसने अपने काम में शामिल की। जब वो सारे काम कर चुका तो फिर उसने अपनी तवज्जो इस तरफ मरकूज़ की कि वो अपने हिसाब-किताब का मुवाज़ना मुशाहिदे के साथ करे। आप देख सकते हैं कि अगर ज़रूरी तफ़सीलात शामिल किए बगैर जल्दबाज़ी में न्यूटन कानूनी तजाज़ब के लिए सियारे के मदार की पेशगोई का मुवाज़ना मुशाहिदे से करने बैठता तो नाकाम रहता। किसी भी रिसर्च प्रोग्राम को फ़ौरन मुस्तरद या कबूल करने की बजाय एक ख़ास वक़्त तक के लिए उसे नशो-नुमा का मौका फ़राहम करना चाहिए। ये तरीका अपनाने से हम फ़ाल्सिफ़िकेशन के तरीक़ाकार में मौजूद ख़ामियों को ख़ातिर-ख़्वाह हद तक कम कर सकते हैं। अगर तो वो रिसर्च प्रोग्राम साइंसी तरक्की में किरदार अदा कर रहा हुआ, तो वो कायम रहेगा, नहीं तो वो खुद ब खुद मंज़र-ए-आम से गायब हो जाएगा। यहाँ सवाल ये है कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये रिसर्च प्रोग्राम तरक्की कर रहा है या नहीं? किसी रिसर्च प्रोग्राम की तरक्की का मेयार ये है कि वो प्रोग्राम अपनी शफ़ाफ़ियत बरकरार रखने के साथ-साथ वक़्तन-फ़वक़्तन पेशगोइयाँ करता रहे और ये पेशगोइयाँ मुशाहिदात या तजुर्बात पर भी पूरा उतरती रहें। ऐसा प्रोग्राम जो नई पेशगोई करने के काबिल ना हो और अपनी अफ़ादियत खो बैठे, कुछ अरसे बाद खुद ही सफ़ाहत-सी से मिट जाएगा। पीछे हमने देखा कि कौन पैराडाइम में हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम ये बता सकें कि फ़लाँ पैराडाइम अपने हर एक पैराडाइम से बेहतर है। इस सूरत-ए-हाल में फ़ैसला सब्जेक्टिव सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकता था। ये सोचा जा सकता था कि फ़लाँ पैराडाइम बाद में आया, इसलिए बेहतर है, या फ़लाँ पैराडाइम में ज़्यादा साइंसदान यकीन रखते हैं, इसलिए बेहतर है। लेकिन साइंस में सब्जेक्टिव राय की कोई गुंजाइश नहीं। लाकाटोस ने किसी रिसर्च प्रोग्राम का किसी दूसरे रिसर्च प्रोग्राम से बेहतर होने का मेयार पेशगोई की सलाहियत पर वज़ा किया। किसी प्रोग्राम में नए अवामिल की पेशगोई की जितनी ज़्यादा सलाहियत होगी, वो प्रोग्राम उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। फ़ाल्सिफ़िकेशन के बारे में पढ़ते हुए हमने देखा था कि कार्ल पॉपर की नज़र में प्रिडिक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी जिस अमल की पेशगोई की जा रही है, उससे दुनिया पहले से आशना ना हो। लेकिन पॉपर की नई पेशगोई की यह तारीफ़ बहुत ज़्यादा कारआमद नहीं कही जा सकती। मिसाल के तौर पर तारत के मदार का मुशाहिदा पहले ही किया जा चुका था और ये भी पहले से ही मालूम था कि ये मुशाहिदा न्यूटन के कानूनी तजाज़ब के ज़रिए की गई पेशगोई के मुताबिक नहीं। लेकिन आइंस्टाइन की नज़रिया इज़ाफ़ियत अमूमी ने इसकी ठीक पेशगोई की, तो इसे नज़रिया इज़ाफ़ियत अमूमी यानी जनरल रिलेटिविटी की सच्चाई की दलील के तौर पर माना गया, बावजूद इसके कि ये कार्ल पॉपर की तारीफ़ के मुताबिक न्यू प्रिडिक्शन नहीं थी। तो आखिर पेशगोई के लिए क्या मेयार कायम करना चाहिए? यहाँ लाकाटोस पेशगोई का मेयार इस बात पर कायम करते हैं कि वो पेशगोई नज़रिए का कुदरती नतीजा होना चाहिए, ना कि कोई ऐसी पेशगोई जिसे ज़बरदस्ती नज़रिए में शामिल किया गया हो। हमने फ़ाल्सिफ़िकेशन के बारे में गुफ्तगू करते हुए एडहॉक असम्पशन्स की बात की थी। आप एडहॉक असम्पशन्स इस्तेमाल करते हुए किसी ऐसे अमल की पेशगोई कर सकते हैं जिसका मुशाहिदा पहले से किया गया हो। इस सूरत-ए-हाल में ये पेशगोई नज़रिए से कुदरती तौर पर नहीं आ रही होगी, बल्कि आप ज़बरदस्ती उसे नज़रिए से जोड़ रहे होंगे। चुनांचे इस तरह की पेशगोई की कोई अहमियत नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी पेशगोई है जो नज़रिए के बुनियादी ढांचे से अख़ज़ की जा रही है, तो इस सूरत में बेशक इस अमल का पहले से मुशाहिदा किया जा चुका हो, वो पेशगोई अपनी अहमियत बरकरार रहेगी। साइंस का सफ़र हमने ये कहकर शुरू किया कि साइंस हक़ाइक़ से इल्म अख़ज़ करने का नाम है। इस दावे पर जब ज़्यादा बारीकी से गौर किया, तो हमें पता चला कि वो मुशाहिदात जिन्हें हम हक़ाइक़ का दर्जा दे बैठते हैं, उनमें गलती के इम्कानात मौजूद रहते हैं। इसलिए उनसे अख़ज़ किए गए इल्म में भी गलती का इम्कान मौजूद रहेगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमने इस चीज़ पर बहस की कि मुशाहिदात से इल्म अख़ज़ करने के लिए कौन-सा तरीक़ाकार मुनासिब रहेगा। हमने देखा कि डिडक्टिव लॉजिक इस सिलसिले में हमारी कोई ज़्यादा मदद नहीं कर सकती, इसलिए हमें इंडक्टिव लॉजिक की तरफ जाना पड़ा। यहाँ भी हमें अंदाज़ा हुआ कि इंडक्टिव लॉजिक में गलती के इम्कानात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कार्ल पॉपर ने एक दूसरा ऑप्शन हमें फ़ाल्सिफ़िकेशन की सूरत में दिया। डिडक्टिव लॉजिक इस्तेमाल करने का मौका फ़राहम करने के बावजूद कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के लिए ये तरीक़ाकार भी इतना ज़्यादा कारआमद नज़र ना आया। हम ये फ़ैसला नहीं कर पाए कि मुशाहिदे का पेशगोई के मुताबिक ना आने का भार किस चीज़ पर डालें। नज़रिए के बुनियादी असूलों पर, मॉमन असम्पशन्स पर, इब्तिदाई क़यासात में, या ज़ात खुद मुशाहिदे में गलती के इम्कान पर। कोहन ने नज़रियाती ढांचों और पैराडाइम का तसव्वुर मुतारिफ़ करवाकर लाकाटोस को मौका फ़राहम किया कि वो रिसर्च प्रोग्राम के बारे में बात कर सके।
सारे सफ़र के दौरान हम एक चीज़ को बड़ी शिद्दत से महसूस कर पाए कि साइंसी इल्म में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसे दूसरे इल्म से मुमताज़ करे। बाकी तमाम इंसानी इल्म की तरह इस इल्म में भी गलती के इम्कानात बरकरार रहते हैं। फेराबेंट एक ऑस्ट्रियन फ़िलॉसफ़र हैं। उन्होंने इस बात की शिद्दत को महसूस करते हुए 1975 में एक किताब लिखी जिसका नाम अगेंस्ट मेथड आउटलाइन ऑफ एन एनार्किस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज है। इसमें उन्होंने साइंसी इल्म अखज़ करने के लिए राइज तमाम तरीकों पर बहस करते हुए यहाँ तक कह दिया कि साइंस अपने अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं रखती कि उसे दूसरे इल्म पर फ़ोकियत दी जा सके। उनके मुताबिक साइंस में सब चलता है, जैसा कि उनकी किताब के टाइटल से यहाँ है, वो साइंस को नाराज़ियत पसंद यानी मनमानी करने वाली समझते हैं। उनका साइंसी इल्म के बारे में मौक़िफ़ या उनके पेश किए गए दलाइल मुकम्मल ठीक हैं या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन फेराबेंट के साइंसी तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात साइंटिज़्म के शिकार अफ़राद को आसमान से वापस ज़मीन पर लाने में मददगार ज़रूर साबित हो सकते हैं। ज़्यादा तफ़सीलात में जाए बगैर उनके मौक़िफ़ का ख़ुलासा ये है कि साइंसी तरीक़ाकार नामी कोई चीज़ मौजूद नहीं। यहाँ अपनी मनमानी की जाती है, अपने ज़ौक़ के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं। ये माबादित तबियाती तअस्सुबात और मज़हबी ख़्वाहिशात पर मुश्तमिल है। चुनांचे साइंसदान यहाँ अपनी इनफ़रादी ख़्वाहिशात के मुताबिक काम कर सकते हैं। यहाँ सब चलता है। फेराबेंट की साइंसी तरीक़ाकार पर तनकीद गरचे ज़रूरत से बहुत ज़्यादा सख्त है। आम दुनिया होती तो इस तरह की तनकीद को तअस्सुब पसंदी और इनफ़रादी राय का लक़ब देकर नज़रअंदाज कर दिया जाता। लेकिन इल्मी दुनिया का तकाज़ा ये है कि फेराबेंट के दलाइल को खुले दिल के साथ सुनकर, जो दलाइल वज़न रखते हैं, उनसे सीख कर साइंसी तरीक़ाकार को बेहतर करने की कोशिश की जाए। फेराबेंट के पेश किए गए मौक़िफ़ से कोई इत्तेफ़ाक करे या ना करे, लेकिन फेराबेंट की ये बात वज़न रखती है कि हम कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं बना सकते, जो साइंस के तमाम शोबों के लिए यकसा कारआमद हो। कोई ऐसे यूनिवर्सल कानून नहीं बनाए जा सकते, जो वक़्त के साथ-साथ तब्दील ना हों। इसलिए ये तवक्को रखना कि साइंस को तब्दील ना होने वाले यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के तहत काम करना चाहिए, ना सिर्फ़ बेवकूफ़ी है, बल्कि किसी हद तक साइंस के लिए नुकसानदेह भी है। फेराबेंट की दलील को मद्देनज़र रखते हुए एक दरमियानी तरीका ये निकाला जा सकता है कि साइंस के तमाम शोबे अपनी ज़रूरत के मुताबिक साइंसी तरीक़ाकार के उसूल वज़ा करें और वक़्त के साथ-साथ उनमें बेहतरी की जानिब गामज़न रहें। कोई वजह नहीं कि साइकोलॉजी में काम करने वाले साइंसी तरीक़ाकार के उन्हीं उसूलों की पैरवी करें, जो केमिस्ट्री में राइज हैं, या बायो वाले साइंसदान उन उसूलों की पैरवी करें, जो फ़िज़िक्स में राइज हैं। हर शोबे की अपनी ज़रूरियात हैं, कुछ ज़्यादा तरक्की याफ़्ता हैं, कुछ कम। कुछ शोबों के लिए सख्त उसूलों की पैरवी करना मुमकिन है, लेकिन कुछ शोबे अगर सख्त उसूलों की पैरवी करते हैं, तो उन्हें बंद-गली का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक और अहम बात जिसकी जानिब मैं तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा, वो ये है कि साइंसी इल्म का मुआज़ना हम नहीं कर सकते। हमने देखा कि साइंस के तमाम शोबों के लिए एक जैसे आलमगीर कवानीन वज़ा करना मुमकिन नहीं। चुनांचे तमाम शोबों के इल्म के लिए मेयार का मुआज़ना भी मुमकिन नहीं। इमरानियात के शोबे में काम करने वाले अपने इल्म को साइंसी इल्म कह सकते हैं, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकते कि उनके इल्म भी उतने ही मुस्तनिद हैं जितने फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री के। कुछ शोबे जैसे कि तारीख़, इनमें आपके पास तजर्बात की सहूलत मौजूद नहीं। आपको सिर्फ़ दस्तयाब शवाहद पर इक्तफ़ा करके हकीकत की तरफ सफ़र जारी रखना होता है। जबकि फ़िज़िक्स जैसे शोबों में आप अपनी मर्ज़ी के तजर्बात से नापसंदीदा असरात को ख़त्म या कम करते हुए हक़ाइक़ अख़ज़ कर सकते हैं। इसलिए तारीख़ी इल्म के मुकाबले में फ़िज़िक्स के इल्म ज़्यादा मुस्नद तसव्वुर किए जाते हैं। इस गुफ्तगू को हम इस बात पर ख़त्म कर सकते हैं कि साइंस का कोई भी हिस्सा, जैसे कि नज़रियात, मुशाहदात, हत्ता कि साइंसी तरीक़ाकार, खुद जिस हद तक ज़रूरत हो तब्दील किया जा सकता है, और जिस हिस्से में तब्दीली की ज़रूरत ना हो, उसे इल्मी पस-ए-मंज़र के तौर पर रखा जा सकता है। अभी तक की गुफ्तगू में साइंसी तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ जो बहुत बड़ी दलील सामने आई, वो ये है कि मुशाहदात नज़रियात पर इन्हिसार करते हैं, और ये इन्हिसार मुशाहदात के गलत होने के इम्कानात पर दलालत करता है। सवाल ये है कि अगर हम मुशाहदात को साइंस की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे साइंस की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? रॉबर्ट एकरमैन और इयान हैकिंग साइंस की बुनियाद के लिए एक महफूज़ रास्ते के हामी हैं। इस महफूज़ रास्ते को न्यू एक्सपेरिमेंटलिज़्म कहा जाता है। उनके मुताबिक तजुर्बात से अख़ज़ किए गए हक़ाइक़ नज़रियात के ऊपर इन्हिसार नहीं करते, वो अलहदा से हकीकत के तौर पर मौजूद रह सकते हैं। इसलिए तजुर्बात से अख़ज़ किए गए हक़ाइक़ ही इस काबिल हैं जिन्हें साइंस की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडक्टिव लॉजिक पर बात करते हुए हमने तजुर्बात की अहमियत पर बात की थी। हमने देखा था कि किस तरह तजुर्बात के ज़रिए नापसंदीदा अनासर का मुशाहदात पर असर ख़त्म या कम करके मुशाहदात को काबिल एतमाद बनाया जा सकता है।
اس طرح اگر ہم صرف ایسے حقائق جمع کریں جو تجربات کی کسوٹی پر پورا اترتے ہوں تو ہمارے پاس نظریات پر انحصار نہ کرنے والے حقائق کی قابل ذکر مقدار موجود ہوگی۔ ان حقائق کی بنیاد پر سائنسی علم اخذ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کس دعوے کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجربات سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ڈیبورا مایو ہماری مدد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم صرف ایسے حقائق کو تجرباتی طور پر تصدیق شدہ کہہ سکتے ہیں جن پر ناپسندیدہ اثرات کا مکمل خاتمہ کر کے انہیں شدید جانچ پڑتال کے عمل سے گزارا گیا ہو اور اس کے غلط ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں۔ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ آپ دوپہر کے وقت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ وجوہات پر غور کرنے پر آپ سوچتے ہیں کہ اس دن آپ نے ایک کی بجائے کافی کے 2 کپ پیے ہیں، اور آپ یہ مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ آپ کے سر میں درد زیادہ کافی پینے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کیا ہم اسے تجرباتی حقیقت کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ سر درد کی کئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے صبح اٹھنے میں دیر کی ہو اور تبخیر معدہ کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے رات آپ نے شراب پی ہو اور آپ کا ہینگ اوور چل رہا ہو۔ چنانچہ جب تک آپ باقی وجوہات دور نہیں کر لیتے، آپ زیادہ کافی پینے کو سر درد کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اگر آپ واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زیادہ کافی پینا سر درد کا باعث بن سکتا ہے یا نہیں، تو آپ کئی دن تک شراب سے پرہیز کر کے صبح جلد اٹھیں اور پھر 2 کپ کافی پی کر مشاہدہ کریں کہ سر میں درد ہوتا ہے یا نہیں۔ نیو ایکسپیریمنٹلزم کے ہم اکثر حمایتی تجرباتی حقائق اور نظریات میں فرق کرنے کے قائل ہیں۔ ان کے مطابق صرف تجرباتی قوانین ہی اس قابل ہیں وہ یہ بتا سکیں کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نظریات کو صرف تنظیمی ڈھانچے کے طور پر دیکھنا چاہیے، بجائے یہ کہ نظریات کے ذریعے کائنات کی تشریح کی جائے۔ لیکن سائنسی تاریخ پر تھوڑا غور کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیو ایکسپیریمنٹلزم کے حامیوں کا یہ نقطہ ضرورت سے زیادہ سخت ہے۔ کچھ نظریات کی پیشگوئی جن کا بعد میں ٹیکنالوجی میں ترقی کی وجہ سے مشاہدہ کیا گیا، وہ عین اس پیشگوئی کے مطابق ثابت ہوئے۔ مثال کے طور پر زمین کی حرکت یا زمین کا گول شکل میں ہونا کوپرنیکس اور گلیلیو کے زمانے میں صرف نظریات کی بنیاد پر اخذ کیا گیا، لیکن آج ہم اس چیز کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہیں، اور آج زمین کی سورج کے گرد گردش اور زمین کے گول ہونے کو ہم حقائق کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ آرگینک مالیکیولز کی ساخت کو ہم نے نظریات کے ذریعے وضع کیا تھا۔ جب ٹیکنالوجی میں ترقی کے بعد خود بین کے ذریعے ہم مالیکیولز کا مشاہدہ کرنے کے قابل ہوئے تو ان مالیکیولز کی ساخت نظریات کی پیشگوئی کے عین مطابق ثابت ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ جب سائنسدان پیشگوئی کرتے ہیں کہ فلاں دن اتنے بجے چاند گرہن یا سورج گرہن ہوگا تو ہم آنکھیں بند کر کے اس پیشگوئی پہ یقین کر لیتے ہیں، اور یہ پیشگوئی پوری بھی ہوتی ہے۔ یہ مثالیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اپنی تمام تر خامیوں کے باوجود سائنسی طریقہ کار کام کرتا ہے۔ اگرچہ ہم نظریات کو مکمل طور پر اس کو شبہ سے بالاتر تو شاید نہیں کر سکتے، لیکن سائنسی طریقہ کار میں سخت معیار اپنا کر غلطی کے امکانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ سائنس میں دلچسپی رکھنے والوں نے ہگز بوزون کا نام سن رکھا ہوگا۔ اس دریافت کے لیے کیے گئے تجربے کی بات کریں تو اس کی دریافت کے لیے 5 سگما شماریاتی لیول مختص کیا گیا۔ یہ معیار کسی بھی نئے ذرے کی دریافت کے لیے ضروری ہے۔ یہ معیار اتنا سخت ہے کہ غلطی کا امکان 35 لاکھ میں سے صرف 1 ہے۔ سادہ الفاظ میں کہہ لیں تو سائنسدان جب تک 99.997% مطمئن نہیں ہو جاتے، نئے ذرے کی دریافت کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ سن 2012 میں جب ہگز کی دریافت کا اعلان کیا گیا تو اس میں غلطی کا امکان 0.00003% تھا۔ سن 2014 کے لگ بھگ سرن لیبارٹری میں ہگز جیسے ایک نئے ذرے کے شواہد نظر آئے جس کا لیول 3 سگما سے تھوڑا سا زیادہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں سائنسدان 99.73% اعتماد سے کہہ سکتے تھے کہ ایک نیا ذرہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ 3 سگما لیول کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کا امکان 0.003% تھا۔ ان دنوں اس ذرے کی نظریاتی وضاحت کے لیے سینکڑوں سائنسی پیپر مستند ترین جرائد میں شائع ہوئے۔ آج یہ سارے پیپر ردی کی ٹوکری میں ہیں کیونکہ 3 سگما لیول 5 سگما لیول تک نہیں پہنچ پایا، اور نیا ڈیٹا آنے پر ثابت ہوا کہ یہ ایک شماریاتی غلطی تھی۔ اس مثال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنسی علوم کے لیے کتنا سخت معیار اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مثال ڈارک میٹر کی دریافت کے لیے کیے گئے تجربے کی ہے۔ نظریاتی طور پر ڈارک میٹر کے ذرات جب آپس میں تعامل کرتے ہیں تو یہ خاص فریکوینسی کے فوٹان خارج کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ خاص فریکوینسی والے فوٹان دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو ہم کہہ سکیں گے کہ ڈارک میٹر کی وضاحت کے لیے یہ نظریہ ٹھیک ہے اور ڈارک میٹر فلاں فلاں ذرات پر مشتمل ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے ایک نئے تجربے کی بنیاد رکھی جو اس فریکوینسی والے فوٹانز کا مشاہدہ کر سکے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف ایسے فوٹانز کا مشاہدہ کر لیا گیا بلکہ ان فوٹانز کے لیے مجوزہ شماریاتی لیول بھی حاصل کر لیا گیا۔ اس کے باوجود ڈارک میٹر کی دریافت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ حیرانی کی بات ہے نا کہ آپ ایک نظریے کی پیشگوئی جانچنے کے لیے ایک تجربہ کرتے ہیں، وہ پیشگوئی پوری ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی آپ جیت کا جشن نہیں مناتے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔
وجہ یہ تھی کہ اس خاص فریکوینسی والے فوٹون ایک اور نظریے کے مطابق کسی اور عمل کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سائنسدان مکمل یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ ڈارک میٹر کے ذرات کے آپسی تعامل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فوٹونز ہیں یا اس نظریے کی پیشگوئی کے مطابق پیدا ہونے والے فوٹونز۔ چنانچہ تجربے کے نتائج مثبت آنے کے باوجود ڈارک میٹر کی دریافت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ سائنس کے لیے اپنایا گیا یہ سخت معیار ہی ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار ہونے پر ہسپتال کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس سخت معیار نے ہی انسان کو اس قابل بنایا کہ وہ مریخ پر کمانڈ ڈال سکے۔ گرچہ ہم براہ راست الیکٹران جیسے بنیادی ذرے کو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ مستقبل میں کوئی مشاہدہ الیکٹران کی موجودگی پر سوال اٹھا سکے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا مشاہدہ ہمیں الیکٹران کی کسی نئی خصوصیت سے روشناس کروا دے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ یہ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ کیا چیز سائنس کے لانے کے قابل ہے اور کیا نہیں۔ اگر کوئی سائنس کے نام پر اپنی ذاتی خیالات آپ پر مسلط کرنا چاہے یا اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے معیاری سائنس کی مخالفت کرتا ہو تو آپ اس قابل ہوں گے کہ خود سچائی کا فیصلہ کر سکیں۔ اب اگر کوئی زمین کی حرکت کا رد کرے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس عمل کے پیچھے کتنی مصنوعی سائنس موجود ہے۔ اسی طرح کائنات کی خود بخود تخلیق جیسے ہوائی قلعوں کی تعمیر باغ کو متاثر نہیں کر سکے گی، چاہے یہ قلعے اسٹیفن ہاکنگ یا لارنس کراس جیسے نامی گرامی سائنسدانوں نے ہی کیوں نہ تعمیر کیے ہوں۔ آج کی ویڈیو میں جو اہم نکات ہم نے دیکھے وہ یہ ہیں کہ سائنس کی بنیاد کے لیے جو مشاہدات استعمال کیے جاتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ ڈیڈکٹیو لاجک یا استخراجی منطق سائنسی علم کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انڈکٹیو لاجک یا استقرائی منطق استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس ذریعے سے کبھی بھی شک و شبہ سے پاک علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ڈیڈکٹیو لاجک یا استخراجی منطق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ فالسیفیکیشن کا ہے، لیکن اس عمل کے اپنے مسائل ہیں۔ ایک قدم آگے بڑھ کر ہم پیراڈائم کا تصور استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہم پیراڈائم اور فالسیفیکیشن کو ملا کر ریسرچ پروگرام کا تصور استعمال کریں، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی نظریے کی سچائی کا معیار پیشگوئی کی صلاحیت پر ہے اور پیشگوئی میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ اس سب کے باوجود سائنسی نظریات کے لیے تمام مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ صرف تجرباتی علم پر انحصار کیا جائے، لیکن اس اپروچ سے ہم بہت سارے ایسے علم سے محروم رہ جائیں گے جو نظریات کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم کوئی ایسا طریقہ کار بنا سکیں جو سائنس کے تمام شعبوں پر یکساں لاگو کیا جا سکتا ہو۔ ہر شعبے کے اپنے معیار اپنی ضرورت کے مطابق تشکیل دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جو شعبہ جتنا معیار پر سمجھوتا کرے گا اس میں غلطی کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ خاص طور پر فزکس اور کیمسٹری جیسے شعبہ جات جن میں بہت کڑا معیار اپنایا جاتا ہے، ان کا موازنہ کسی ایسے شعبے سے کرنا جس میں معیار پر سمجھوتا کیا گیا ہو بیوقوفی ہے۔ اسی طرح آپ اس چیز میں آزاد ہیں کہ کچھ معیار وضع کر کے انہیں سائنسی علم کا نام دے دیں، لیکن لازمی نہیں کہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ سائنسی علم کا سابقہ لاحقہ لگا دیا جائے وہ شک و شبے سے پاک اور معیاری ہی ہوگی۔ یہاں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں کہ کچھ لوگ سائنسی طریقہ کار کے معیار مذہب پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ خاص طور پر سوشل میڈیا پر موجود پاکستانی ملحدین بہت زور و شور سے مذہب کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مذہب فالسیفیکیشن کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ آج ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا کہ ہم تو اس قابل نہیں کہ کوئی ایسے اصول بنا سکیں جو سائنس کے تمام شعبوں پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہوں، تو ان میں کچھ اصول اٹھا کر مذہب پر لاگو کرنا کس حد تک علمی رویہ ہے۔ خاص طور پر کارل پوپر کے فالسیفیکیشن کے اصول کی اگر بات کریں تو اس اصول میں موجود خامیوں کو بھی ہم بہت تفصیل سے دیکھ چکے۔ چنانچہ اگر کوئی آپ کے سامنے مذہب کے لیے فالسیفیکیشن کے پیمانے کا مطالبہ کرے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس مطالبے کی کیا حیثیت ہے۔ اگر آپ اس موضوع پر زیادہ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر پروفیسر بلال مسعود صاحب کے لیکچر سرچ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ کتاب بینی کا شوق رکھتے ہیں وہ ایلن چارلز کی کتاب واٹ از دس تھنگ سائنس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔